चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज है 26 में और हम जो क्लास आज की आपके लिए अपलोड करने वाले हैं वो होगी आपकी मैटरनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ को लेके। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी से बार बार कहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका। सेम एज वैसे ही तो आज की क्लास है जो बहुत सारे लोगों के अभी रिसेंट में मैसेज आए हैं आज इवनिंग में। बहुत सारे लोगों के बहुत ही दिन से जब से DMER का नोटिस है जो रिलीज़ हुआ है वैकेंसी को लेके, क्योंकि 3000 से ज़्यादा वैकेंसी है नर्सिंग वालों के लिए। तो यहाँ पर एक क्लास उन सबके लिए हेल्पफुल है। बहुत सारे लोगों के डाउट है कि ये क्लास नॉर्सेट और MP ग्रुप 5 बस के लिए, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी क्लासेस हैं वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो नर्सिंग का। तो सेकंड थिंग, DMER का जो ऑफिशियल पेपर है वो आपको चैनल पे अपडेट कर दिया गया है। प्लीज़ आप लोग जाकर उसको देखिए कि DMER में पेपर है जो स्पेशली महाराष्ट्र DMER में पेपर है जो कैसा आता है। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड थिंग, जो भी लोग नॉर्सेट एम्स के पेपर्स लेना चाहते हैं प्राइस ड्रॉप आउट की गई है, 175 रुपीज़ कर दी गई है। जो लोग ANM के पेपर लेना चाहते हैं उनको भी अवेलेबल है। MP ग्रुप 5 के पेपर्स अवेलेबल हैं। DMER का ओनली सिंगल पेपर है, इसलिए आपको वो किसी ना किसी अटैच पेपर्स PDF के साथ मिलेगा और अदरवाइज़ आपको वो पेपर चैनल पर अपडेट कर दिया गया है। तो प्लीज़ जाके देखिए कि आपका पेपर आखिर में आता कैसा है। तो यहाँ पे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वॉइडिंग ऑरेंज कलर्ड यूरिन, पेशेंट लाइकली टू बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब वो यूरिन पास कर रहा है तो उसके लिए कैसी और ऑरेंज कलर की यूरिन आ रही है। तो किस मेडिसिन के कारण ये यूरिन का कलर है जो ऑरेंज आ रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में रिफाम्सिन, आयरन, नाइट्रोफ्यूरेशन, क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर यूरिन का रेड ऑरेंज कलर का होना ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका रिफाम्सिन के कारण, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण। जो क्रेनियल 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर वो डैमेज होगी, रिफाम्सिन के कारण है। जो क्या होगा? रिफाम्सिन के कारण, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर वो डैमेज होगी किसके कारण? स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? रेड ऑरेंज कलर की यूरिन, तो ये हो रही है रिफाम्सिन के कारण। आयरन के जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है ब्लैक कलर का स्टूल आना। क्या है? ब्लैक स्टूल आना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रिफाम्सिन। नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर गुड लैचिंग ऑफ द बेबी। तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर क्या है जो सबसे अच्छे तरीके से बताएगा कि बेबी है जो प्रॉपर अच्छे तरीके से फीड कर पा रहा है। ऑप्शन में है, बेबीज चिन शुड बी टच द ब्रेस्ट, बेबीज माउथ शुड बी वाइडली ओपन, मोस्ट ऑफ द एरियोला शुड बी इनसाइड द बेबीज माउथ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी चीज़ें हैं। क्या है? ये सभी चीज़ें हैं। लैक्टेशन सही से बच्चा कर रहा है या नहीं, उसके लिए जो बच्चा क्या है उसका पूरा जो मुंह वाइडली ओपन होगा, एरियोला सबसे ज़्यादा मुंह के अंदर रहेगा, चिन है जो ब्रेस्ट को टच करेगी, और जो लोअर लिप्स है वो आउटवर्ड बढ़ रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज, अ नर्स टेकिंग केयर ऑफ एन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट शुड फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट का मतलब है कि जिस पर्सन की इम्यूनिटी बिल्कुल वीक है, क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें मेजर करेंगे? बैरियर नर्सिंग टेक्निक, रिवर्स बैरियर नर्सिंग टेक्निक, नो स्पेशल मेजर्स आर नीडेड, या फिर हैंड वॉशिंग टेक्निक। इम्यूनो कम्प्रोमाइज दैट मीन्स पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा वीक है। अब ऐसे केस में आप है जो कौन से मेजर्स अपनाएंगे? ऐसे केस में आप क्या करेंगे? इम्यूनो कम्प्रोमाइज नॉर्मल होता तो आप हैंड वॉशिंग टेक्निक कह देते क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन है तो यहाँ पर आप करेंगे रिवर्स बैरियर नर्सिंग टेक्निक। क्या है? रिवर्स बैरियर नर्सिंग टेक्निक। नेक्स्ट वन इज, a 64-year-old male present to the emergency with severe chest pain for last 2 hours, an acute myocardial infarction is diagnosed, what would be the treatment of choice। सीधा सा क्वेश्चन है कि मरीज को चेस्ट पेन हुआ है लास्ट 2 घंटे से
एज 64 साल है, 64 ईयर है। और यहाँ पर डायग्नोस किया गया है MI मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो यहाँ पर MI के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? एस्प्रिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एटोरवेस्टेटिन या फिर NTG नाइट्रोग्लिसरीन। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के लिए वो होगी यहाँ पर एस्प्रिन। कौन सी? एस्प्रिन। नेक्स्ट इज a 65-year-old male collapsed while climbing the stair. You approach the patient, you check the pulse and found that pulse is felt simultaneously. You scanned the chest and found that the chest is not moving. What problem would you suspect and what would you be your action? 65 साल का क्लाइंट है, सीढ़ियों पे जंप लगा रहा, बेहोश हो गया गिर के। अब यहाँ पे बेहोश हुआ है तो आपने पल्स चेक की और यहाँ पे आपने पाया कि पल्स क्या है, बहुत ही स्लो है और यहाँ पे चेस्ट है जो मूव नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ है? इट इज़ कार्डियक अरेस्ट, स्टार्ट द CPR। इट इज़ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, गिव रेस्क्यू ब्रीथ्स। इट इज़ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, गिव चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीथ। इट इज़ हार्ट अटैक, टेक देम टू द कार्डियोलॉजी OPD। सबसे पहली चीज़, सीढ़ियों से गिरा जंप करते करते, यहाँ पर कहा है कि चेस्ट क्या है, एक्सरे करके देखा, स्कैन किया तो मूवेबल नहीं हो रहा है। अदरवाइज जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो रिब्स हैं, सॉरी जो लंग्स हैं आपके ऊपर नीचे होंगे, डायफ्राम जो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो एक बीच में क्या है मसल्स ऑर्गन है डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको यदि चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है दैट मीन्स क्या है कार्डियक अरेस्ट। पर्सन को एज सुन एज पॉसिबल रेस्क्यू ब्रीथ देना स्टार्ट कीजिए। क्या है? रेस्क्यू ब्रीथ देना स्टार्ट कीजिए। है एक सपोजिट्री इस तरीके से आती हैं, यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में रहती हैं क्योंकि इंसर्ट करना इजी रहता है। अब कोई भी मेडिसिन भी है जो रेक्टल रूट से सपोजिट्री के फॉर्म में हम इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर रेक्टम को खाली करवाना हो तब भी। लेकिन यदि लेंथ पूछें कि कितने लेंथ तक ही हमें इंसर्ट करनी है तो एडल्ट में 4 इंच, बच्चों में 2 इंच और इन्फेंसी में 1/2 इंच। नेक्स्ट वन इज A client should be seen first by the nurse who is preparing to make rounds। तो यहाँ पर एक नर्स है जो राउंड पर जाती है यदि अपने, तो कौन से क्लाइंट को सबसे पहले देखेगी? A 50-year-old with Cushing disease, a 70-year-old with congestive heart failure, a 42-year-old with resolving pancreatitis, a 2-year-old with hand and foot syndrome। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट आप कौन से पेशेंट को देखेंगे? तो यहाँ पर बात आती है अब कि इमरजेंसी किसके लिए है, तुरंत हमें सडनली किसको चेक करना है? कुशिंग डिसीज़ के पेशेंट को या फिर 70 साल के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को या फिर 42 साल का जिसको पैंक्रेटाइटिस ठीक होते जा रहा है उसको या फिर हैंड फुट सिंड्रोम वाले 2 साल के बच्चे को। तो यहाँ पर सभी वेट कर सकते हैं लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पर्सन ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस पर्सन यदि आप राउंड पर जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी 70-year-old विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज अ बैक्टीरियल ओरिजिन। तो इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होगी? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस या फिर स्कैबीज। तो यहाँ पर कौन सी है जो कि क्या है, यहाँ पर बैक्टीरियल ओरिजिन है, बैक्टीरिया के थ्रू होगी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा। स्कैबीज ईच माइट इन्फेक्शन है। फिर बचता है यहाँ पर सिफिलिस। तो सिफिलिस ट्रेपलोमा पैलिडियम के थ्रू जो कि एक बैक्टीरिया है उसके थ्रू होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगी। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है जो यहाँ पर वेजाइनाइटिस है, एक पैरासाइट ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस के थ्रू होने वाली पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बैक्टीरियल ओरिजिन के थ्रू पूछी है तो क्या है? सिफिलिस। कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज विच साइट इज यूज्ड टू असेस द स्टेटस ऑफ सर्कुलेशन टू लोअर आर्म्स एंड ऑस्कल्टेट ब्लड प्रेशर। तो कौन सी साइट है जिससे असेस करेंगे हम क्या? सर्कुलेशन लोअर आर्म्स का और वहीं पर ब्लड प्रेशर भी मेजर करेंगे। एपिकल, ब्रैकियल, टेम्पोरल या फिर एक्सिलरी। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हम कहाँ पर ऑस्कल्टेट करेंगे? लोअर आर्म्स में सर्कुलेशन भी चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं हम तो आप कहाँ पर करेंगे? ब्रैकियल।
कौन सी साइड पर? ब्रैकियल में। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ हॉस्पिटल देयर आर 4 पेशेंट हु रिक्वायर अटेंशन ऑफ द नर्स, whom of the following should the nurse attend first? तो यहाँ पर 4 पेशेंट हैं हॉस्पिटल में, तो एक नर्स है जो सबसे पहले किसको अटेंड करेगी? यहाँ पर भी प्रायोरिटी वाइज आपका पॉइंट आता है। ऑप्शन में है यहाँ पर 66 ईयर ओल्ड वेटिंग टू बी डिस्चार्ज, 34 ईयर ओल्ड अस्थमा पेशेंट आस्किंग टू एम्बुलेट, 66 ईयर ओल्ड विथ न्यूमोथोरेक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर 21 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन। तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पेशेंट कौन सा होगा? फर्स्ट आप किसको अटेंड करेंगे? उसके लिए कि वो डिस्चार्ज होने का वेट कर रहा है, दूसरा अस्थमा का पेशेंट है लेकिन वो एम्बुलेट के लिए कह रहा है, थर्ड है न्यूमोथोरेक्स है और साथ में वो कह रहा है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट है यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पेन कंप्लेन कर रहा है कि उसको दर्द हो रहा है। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो यदि प्रायोरिटी वाइज की बात करें तो इसमें आते हैं, फर्स्ट आता है एयरवे, सेकंड वन इज सर्कुलेशन। तो यहाँ पर इस तरीके का आपके लिए क्या है जो इसमें आपको चेक करना होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आप किसकी सबसे पहले जो केयर करेंगे वो सबसे पहले अटेंड करेंगे तो वो होगा न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा? दैट मीन्स कि हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट में। ऑप्शन में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हीमोफीलिया, हेमरेज या फिर ब्लीडिंग हेमरॉइड्स। तो टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा किस केस में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना? तो हीमोफीलिया, हेमरेज, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। और एक केस कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है, इंडिकेटेड केस है, लेकिन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट में है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। कुछ लिवर डिसीज़ के पेशेंट होंगे जिनमें हम क्या कर सकते हैं? ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कार्डियक फेलियर है, एंजाइना है, एमआई है और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन की ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा। या फिर फ्लूइड ओवरलोड की प्रॉब्लम हो रही है तब भी है जो हम क्या कर सकते हैं? ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड द बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को रिपोर्ट किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किर्चर, वॉन प्लेंजिस या फिर फ्रैक्टोरिस। तो कौन है जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करके रिपोर्ट किया था? तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन देयर नंबर आर इंडिकेटिव ऑफ विच फेज। तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की डिवीजन के लिए एक फेज वाइज फेज स्टेज होती है। कौन सी स्टेज है जिसमें बैक्टीरियल सेल्स का डिवीजन होगा और उनके नंबर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। ऑप्शन में है लॉगरिथमिक फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर फेज ऑफ डिक्लाइन। तो यहाँ पर जिस फेज में बैक्टीरियल सेल्स का डिवीजन होगा साथ ही साथ नंबर इंक्रीज होंगे वो कौन सी फेज है? वो लॉगरिथमिक फेज। ये देखिए यहाँ पर 4 फेज होती हैं जनरली। फर्स्ट इज लैग फेज जिसमें नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। तो यहाँ पर लैग फेज में क्या होगा? बैक्टीरियल सेल्स में कोई भी तरीके के नंबर्स है जो इंक्रीज नहीं होंगे। नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। जो फर्स्ट फेज होगी लैग फेज, लॉगरिथम है लिविंग बैक्टीरियल सेल्स के लिए डिवीजन को लेके। लैग फेज यदि पूछते हैं तो इसमें कोई भी सेल्स के नंबर है जो बैक्टीरियल सेल्स के नहीं बढ़ेंगे। जो लॉगरिथमिक फेज आती है इसमें क्या होगा? लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। तो जो लॉगरिथमिक फेज होगी इसमें क्या होगा? बैक्टीरियल सेल्स के नंबर भी बढ़ेंगे डिवीजन होने के बाद। थर्ड स्टेज आती है स्टेशनरी फेज, प्लेट्यू इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, रेट ऑफ सेल्स डिवीजन एंड डेथ रफली इक्वल। तो यहाँ पर नंबर बढ़ने के साथ साथ जो सेल्स की डेथ है वो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, नंबर बढ़ेंगे भी और डेथ भी होगी।
लास्ट आती है डिक्लाइन फेज और डेथ फेज, जिसमें लिविंग बैक्टीरिया हैं उनकी सेल्स के नंबर क्या होंगे, धीरे धीरे कम होगी, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है, डिक्लाइन फेज। तो यहाँ पर लैग फेज में बैक्टीरिया के नंबर सेल्स हैं जो नहीं बढ़ रही हैं बैक्टीरियल सेल्स। लॉग फेज में डिवीजन होगा, सेल्स नंबर में बढ़ेंगी। स्टेशनरी फेज में बैक्टीरियल सेल्स जितनी नंबर बढ़ेगा उतनी उनकी डेथ भी होगी, इक्वल रहेगा। लास्ट आती है जिसमें ओनली डेथ होगी, बैक्टीरियल सेल्स की जो नंबरिंग है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट वन इज इन द लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर फीटल पोजीशन द हार्ट साउंड इज लोकेटेड एट। यदि फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन में है, फीटल हार्ट साउंड कहाँ पर लोकेट होगा? ऑप्शन में है मिडिल ऑफ द स्पेन एम्ब्लाइकल लाइन ऑफ सेम साइड, अराउंड द अम्ब्लाइकस, बैक टुवर्ड्स द मदर्स फ्लैंक ऑन द सेम साइड, या फिर बिलो द अम्ब्लाइकस। तो यहाँ पर यदि अम्ब्लाइकस क्या है, ऑक्सीपिट एंटीरियर फीटल पोजीशन में है, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर फीटल पोजीशन में है, तो हार्ट साउंड कहाँ पर लोकेट होगा? मिडिल ऑफ द स्पाइन अम्ब्लाइकल लाइन एट द सेम साइड। ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं, यदि फीटल नॉर्मल पोजीशन में है तो कहाँ पर आपको हार्ट साउंड है जो उसका लोकेट होगा या फिर सुनाई देगा, या फिर अदर पोजीशन में। तो नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी इज। तो जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरी होती हैं जिसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यूरिनरी रिटेंशन, या फिर एटेलेक्टेसिस। जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है वो होता है एटेलेक्टेसिस। क्या होगा? लंग्स का कोलैप्स होना। जो डायफ्राम है उसके अपर पार्ट में, जो डायफ्राम क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी दोनों को अलग अलग करता है। लेकिन जब भी जनरली जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं तो जो एटेलेक्टेसिस और लंग कोलैप्स की प्रॉब्लम है मोस्ट कॉमनली कंसीडर की जाती है। या तो कॉम्प्लिकेशन भी हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली देखने को जरूर मिलेगी जब भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है, तो इसीलिए लंग्स के लिए भी चेक करके रखा जाता है। तो एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या है? लंग्स कोलैप्स या फिर लंग्स का सिकुड़ना। तो या तो एक लोब सिकुड़ सकता है, पूरे लंग्स सिकुड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज एन एयरबॉर्न वायरल इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सा है जो एयरबॉर्न और वायरल इन्फेक्शन है? वूफिंग कफ, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, डिप्थीरिया, या फिर इन्फ्लुएंजा। तो एयरबॉर्न वायरल इन्फेक्शन यहाँ पर कहा है तो वो क्या है? इन्फ्लुएंजा। एयरबॉर्न भी और वायरल भी है। डिप्थीरिया है जो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वूफिंग कफ पर्ट्यूसिस बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम के बैक्टीरिया से होने वाला वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर और जो एयरबॉर्न भी है तो वो क्या है? इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट कौन सा है? ऑप्शन में इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, या फिर इंट्राडर्मल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट की बात की जा रही है इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो क्या है? सबक्यूटेनियस। इनके बैच का जब भी इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो इनके बीच का जो गैप होता है 2 डोज के बीच में, वो आपको ज़रूर एग्जाम में आता है। तो सबक्यूटेनियस रूट में जब भी इंसुलिन दिया जाता है तो एटलीस्ट 2.5 इंच के है जो गैप जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूबॉर्न विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ। जिनमें से कौन सी वैक्सीन है डिलीवरी होने के बाद बेबी को, यदि 12 आवर बस हुए हैं डिलीवरी को, बेबी डिलीवर होने के लिए, बेबी को विद इन 12 घंटों के अंदर कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? रोटा वायरस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, या फिर रुबेला। तो यहाँ पर जो MMR वैक्सीन है 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद दी जाती है। रोटा वायरस दी जाती है 6, 10 एंड 14 वीक्स में। हेपेटाइटिस बी, BCG और ओरल पोलियो वैक्सीन तीनों दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर 12 आवर की बात हो रही है, तो विद इन 12 आवर में कौन सी वैक्सीन हम देंगे? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट बने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दी जाती है बच्चे को यदि बच्चे का वेट 2 kg तक ना हो
तब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दे सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निडल प्रिक इंजरी हुई है हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से, तो कितने घंटे के अंदर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट लेना है? विदिन 72 घंटों के। और हेपेटाइटिस बी है जो यदि बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 kg से भी कम है, तब हमें इंतजार करना होगा जब तक बच्चे का वजन 2 किलो है जो 2 kg से ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा कि हमें ये चीज़ भी चाहिए वो चीज़ भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए इस तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट का टाइप कौन सा नहीं है? ऑप्शन में इंटरपर्सनल, मैनिफेस्ट, इंट्रापर्सनल या फिर इंट्रा ग्रुप। तो कॉन्फ्लिक्ट के जनरली 4 टाइप्स होते हैं और इनमें से जो नहीं है क्या है? मैनिफेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो 4 टाइप हैं वो कौन से? इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट गोल्स और वैल्यूज़। तो 2 लोगों के बीच में अलग अलग वैल्यू और गोल्स को लेके। दूसरा है इंट्रा ग्रुप, अकर्स विद इन अ ग्रुप और टीम। तो किसी ग्रुप और टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। इंटर ग्रुप अकर्स बिटवीन 2 और मोर टीम्स और ग्रुप्स। तो इंटर ग्रुप का मतलब है 2 या फिर 2 से ज़्यादा टीमें भी हो सकती हैं, पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिर लास्ट आता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, जो कि मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वो चीज़ें आएंगी यहाँ पर। तो 4 होते हैं लेकिन मैनिफेस्ट है जो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेंकाई मसल्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेंकाई मसल से कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? लेटरल एपिनकोडाइल्स ऑफ ह्यूमरस, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, कोराकोइड्स प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, इनफ्लेग्नोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स मसल्स हैं, यहाँ कहाँ पर से हैं जो ओरिजिनेट होंगी, अराइज होंगी? तो वो होगा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। कहाँ से? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला से। नेक्स्ट वन इज चिकनगुनिया स्पीसीज बिलोंग्स टू विच फैमिली। चिकनगुनिया स्पीसीज ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? रेवोब्रेडा, फ्लेविब्रेडा, टोगाब्रेडा या फिर गोनियाब्रेडा। चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया है जिसमें जनरली रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी जॉइंट्स में, फीवर आएगा। और यहाँ पर चिकनगुनिया है तो किस फैमिली से बिलोंग करेगा है? टोगाब्रेडा फैमिली से। चिकनगुनिया जो कि मॉस्किटो बाइट से होगी, तो यहाँ पर किस फैमिली से बिलोंग करेगा? इसका जो वायरस होगा वो होगा टोगाब्रेडा फैमिली से। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज हैव अ बर्थ वेट ऑफ। तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज कौन से बेबी कहलाएंगे? जिनका बर्थ वेट कितना होगा? 3000 to 2500 ग्राम, लेस देन 1000 ग्राम, 2500 to 1500 ग्राम या 1000 to 1500 ग्राम। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, तो लो बर्थ में तो आते हैं लेस देन 2.5 kg के, फिर आते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, फिर आफ्टर दैट आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बर्थ वेट कितना हो? लेस देन 1000 ग्राम, 1 किलो से भी कम वजन हो। बेबीज किस में कंसीडर किए जाते हैं? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज में। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉज्ड बाय। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन किसके थ्रू होगा? वेजाइनाइटिस के कारण, एंडोमेट्राइटिस के कारण, साल्पिंजाइटिस के कारण या फिर सर्विसाइटिस के कारण। तो फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होगा साल्पिंजाइटिस के कारण। साल्पिंजाइटिस को फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स इज द फंक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व। तो आई बॉल्स का मूवमेंट कौन सी क्रेनियल नर्व का काम है? फंक्शन है ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक या फिर एसेसरी। तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स किस क्रेनियल नर्व का फंक्शन है? तो ये ऑक्यूलोमोटर का। नेक्स्ट वन इज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर क्लासेस को देख रहे हैं, तो यदि यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन में आया क्रेनियल नर्व, तो यहाँ पर आपको पूरी क्रेनियल नर्व्स हैं जो पढ़ लेनी है, उनके फंक्शन पढ़ लेने हैं। ऐसा नहीं कि ओनली आई बॉल का मूवमेंट पूछे, किसी भी क्रेनियल नर्व का फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑक्सीजन थेरेपी नॉट इंडिकेटेड। तो
कौन सी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? डेट मीन्स हमें बाहर से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करनी पड़ेगी। पॉइजनिंग, चेस्ट इंजरीज, नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर या फिर ड्राउनिंग। पॉइजनिंग में ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, चेस्ट इंजरी होगी तब भी ज़रूरत पड़ेगी। ड्राउनिंग का मतलब डूबना, कोई पेशेंट डूब रहा होगा तो उसको बाहर निकालेंगे तो उसको भी ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लेबर क्या है? नॉर्मल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब हमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हियर इज द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फुट। यहाँ पर क्या हेड टू फुट है, ऐड किया गया है वो है आपका स्ट्रोक। क्या है? स्ट्रोक सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर, स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं क्या? कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीच, सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड फेस ड्रॉपिंग। तो यहाँ पर स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। क्या है? सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, यदि ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई होने में प्रॉब्लम होती है तब ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। और ये जनरली होती है कैरोटिड आर्टरी के कारण। यदि ब्रेन में क्या हो रहा है, जो स्ट्रोक का मेन रीज़न होगा कि ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन हो रहा है, और ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन किसके कारण हो सकता है? कैरोटिड आर्टरी के कारण। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे स्ट्रोक के वो कौन कौन से होंगे? तो वो का कन्फ्यूज़न भी होगी, बोलने में भी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ब्रेन ही आपकी हर एक चीज़ को क्या कर रहा है? पूरा एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको क्या होगी? कन्फ्यूज़न होगी, डिफ़िकल्टी होगी बोलने में, हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, निगलने में, और फेस ड्रॉपिंग का मतलब नीचे की तरफ फेस रहेगा। जो यहाँ पर जो 5 या फिर एक फास्ट असेसमेंट, स्ट्रोक के लिए एक फास्ट असेसमेंट होता है। तो फास्ट से मतलब होगा फेस ड्रॉपिंग, ये मतलब वीकनेस देखने को मिलेगी आम में, स्पीच डिफ़िकल्टी होगी, एट द एंड आपको कॉल करना होगा एम्बुलेंस को, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ेगी। तो स्ट्रोक और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में आपको जो ब्रेन जो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, जब वहीं पर ब्लड की सप्लाई में इंटरप्शन हो रहा है तो ये सभी साइन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर एक नोट ऐड किया गया है जो आपको आता है, इस नोट में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है इसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया था, गवर्नमेंट ने लाया था 2010 में। क्या था प्रोग्राम? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि NPCDCS में एस का या फिर सी का या फिर यहाँ पर आपको CDS का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर जो NPCDCS है इसका फुल फॉर्म आता है, तो यहाँ पर क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक के क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2010 में कि जो प्रॉब्लम है यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनके लिए हम कैसे हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस करके, कैसे मैनेजमेंट करके और कैसे रिफरल सर्विसेज प्रोवाइड करा के पेशेंट को हम रिकवर करवा सकते हैं या फिर होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? NPCDCS प्रोग्राम। उस स्ट्रोक के सभी सिम्टम, स्ट्रोक आपको पता होना चाहिए, जो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, और जो यदि आपको आर्टरी पूछे तो मेनली कैरोटिड आर्टरी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ आर ऑल एक्सेप्ट, तो सभी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन है किसी एक को छोड़कर। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अर्थराइटिस, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी। तो डायबिटीज़ में कीटोएसिडोसिस होता है, कीटोन बॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। न्यूरोपैथी होगा आपको, रेटिनोपैथी होगा, लेकिन अर्थराइटिस डायबिटीज़ के मरीज़ में देखने को नहीं मिलेगी, अर्थराइटिस देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी, अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को लेके सही पॉइंट कौन सा नहीं है? ब्लड प्रेशर को मैंने सेकंड शॉर्ट्स चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब शॉर्ट्स चैनल, वहाँ पे ब्लड प्रेशर की पूरी एक 15 से 20 मिनट की क्लास ली है, तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर देखना। स्टेज कितनी कैटेगरी में बीपी को डिवाइड किया गया और कैसे ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा।
तो यहाँ पर हाइपरटेंशन के लेके सही पॉइंट कौन से नहीं है। बीपी बढ़ने का मतलब है हाइपरटेंशन का 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल रेंज है, इससे ज़्यादा जाता है तो क्या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़े, क्या है सिस्टोलिक, जो 120 वाली फर्स्ट नंबरिंग रेंज है वो ज़्यादा बढ़े, तब बीपी की जो सिचुएशन है ज़्यादा वर्स्ट होती है। तो यहाँ पर अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन normally affects people above 30 years of age, cannot be cured permanently by antihypertensive drugs. 90 to 150 is not the correct range for systolic blood pressure. तो यहाँ पर हाइपरटेंशन को लेके सही क्या नहीं है। तो ये अर्बन के साथ साथ रूरल में भी पहले होता था कि ये शहरी जनता को हो रहा है, आजकल गांव की जनता में भी होने लगा बीपी बढ़ने की समस्या। फिर है जनरली 30 साल के बाद अफेक्ट करेगा। फिर कैन नॉट बी क्योर्ड, ऐसे बिल्कुल सही है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यदि आप लेते रहे तो आपका बीपी क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर आपकी ड्रग्स के अलावा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अलावा आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाने पड़ेंगे, खाने पीने में चेंजेस लाने पड़ेंगे। फिर 90 to 150 इज़ नॉट द करेक्ट रेंज फॉर सिस्टोलिक बीपी, ये भी सही है क्योंकि जो सही रेंज होती है वो अब 120 के जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि सही नहीं है, किसको लेके, हाइपरटेंशन को लेके। तो वह अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन, ब्लड प्रेशर है जो अर्बन में बस नहीं बाकी सब में भी होता है, रूरल के हों लोग या अर्बन के हों। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट नहीं है वो क्या है, अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज द ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, सभी रिस्क फैक्टर हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने को लेके किसी एक को छोड़कर। ओबेसिटी फर्स्ट रिस्क फैक्टर, जिनका बीपी बढ़ता है वो मोटे ज़रूर होंगे। फैमिली हिस्ट्री, मतलब ज़रूरी हो सकता है कि आपके घर में किसी को बीपी बढ़ने की समस्या हो तो आपको भी हो सकती है। स्मोकिंग भी इसका रीज़न बन सकता है, आपकी एज भी इसके लिए रीज़न बन सकती है। लेकिन कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी का बीपी बढ़ने से लेना देना डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर के कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। यहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ओनली आप ध्यान से सुनिए बस। मॉडिफाइबल का मतलब होगा चेंजेबल फैक्टर, जिनको आप बदल सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने खान पान को बदल सकते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। फिर आता है नॉन मॉडिफाइबल, जिसको चेंज करना आपके बस में नहीं है। रेस, सेक्स, एज, एथनिसिटी और आपका जो जेंडर है वो, इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडिफाइबल है जिसको चेंज कर सकते हैं आप, तो इसमें से वो क्या होगा आपका कि आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं, ओबेसिटी के लिए आप एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं, खान पान को अच्छा कर सकते हैं, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले सकते हैं, तो इससे आप बीपी को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ने का, हाइपरटेंशन का डायरेक्ट कंटामिनेटेड वाटर से कॉन्टैक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स आर रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में, रिकेट्स बच्चों में किसकी कमी के कारण होगा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। तो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में और रिकेट्स बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी के कारण। सबको पता है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होगा, वो लेग्स देखने को मिलेंगे। ऑस्टियोमलेशिया किस में देखने को मिलेगा? एडल्ट में, यदि विटामिन डी की कमी है तो। और जो मेनोपॉज वाली वुमेन होती हैं उनमें जो विटामिन डी की कमी है जो सबसे कॉमनली देखने को मिलेगी और उनमें फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द कॉमन साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर। तो ब्रेस्ट कैंसर के कौन से साइन है? लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट, ये बिल्कुल देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट साइज चेंज देखने को मिलेगा। डिस्चार्ज होगा निपल से, तो यहाँ पर आपका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव। कॉमन साइन है ब्रेस्ट कैंसर के सभी, लंप फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है, कुछ नोड्यूल्स हैं वो पड़े हुए बने हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग बीएमआई विच स्टैंड फॉर। बीएमआई का फुल फॉर्म पूछा है। ओबेसिटी को आप जो बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स जो एक कैलकुलेटिंग स्केल है या फिर नंबरिंग है, आप इससे चेक कर सकते हैं, जिसमें हाइट इन मीटर स्क्वायर और वेट इन किलोग्राम
वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर से क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट BMI नहीं पूछा जाता है, आपको एक रेंज दी जाती है कि बिलो 18.5 है अंडर वेट में जाएंगे, 18.5 से लेके 24 तक है तो नॉर्मल है, 24 से आगे जाते हैं आपकी जो नंबरिंग BMI की रेंज है जो मतलब आपको ओबेसिटी है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ पेंक्रियास प्रोड्यूस एंड सीक्रेट द इंसुलिन। पेंक्रियास का कौन सा पार्ट है जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा और सीक्रेट भी करेगा। ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस या फिर लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, बीटा सेल्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस क्या करेंगे इंसुलिन का सीक्रेशन करेंगे जो कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज। तो हाई ग्रेड फीवर में बॉडी टेम्परेचर कितना होगा 99 फ़ारेनहीट टू 100 फ़ारेनहीट, मोर देन 100 फ़ारेनहीट टू 102, 103 टू 107 या मोर देन 107। तो हाई ग्रेड फीवर में जो आपका बॉडी का टेम्परेचर जाएगा कितना जाता है 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, किसमें हाई ग्रेड में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज करेगी। पिट्यूटरी है, पैराथायरॉइड है, पेंक्रियाज है, लेकिन हाइपोथैलेमस नहीं है। क्या है हाइपोथैलेमस ग्लैंड में आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं आएगी। पिट्यूटरी का एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करेगी। जो पेंक्रियाज है ये 3 हार्मोन रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागोन और इंसुलिन, लेकिन हाइपोथैलेमस कोई भी ग्लैंड नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। When pulse rate is less than 60 beat per minute it is called। तो जब पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से भी कम हो तब इसको क्या कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया। तो पल्स रेट की बात हो रही है यहाँ पर। पल्स रेट बिलो 60 हो तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज़्यादा हो तो टैकीकार्डिया। फिर यहाँ पर जब ब्रेडिकार्डिया हो तो डिगॉक्सिन नहीं दी जाती है। ब्रेडिपनिया का मतलब होगा जब जो रेस्पिरेटरी रेट है बिलो 16 चली जाए, अब 16 जाए तो अब 20 जाए तो टैकिपनिया, बढ़ती है तो टैकिपनिया, टैकी और घटती है तो ब्रेडी। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज। तो यदि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है क्या कहलाएगा हाइपोक्सिया, हाइपोकैपनिया, हाइपोक्सेमिया या फिर हाइपरकैपनिया। कैपनिया तो कहेंगे जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपो और हाइपर में CO2 का लेवल बढ़ेगा घटेगा। हाइपोक्सिया में क्या है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही, लेकिन ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम इसको कहेंगे हाइपोक्सेमिया। क्या है हाइपोक्सेमिया। एमिया बाइट जुड़ गया मतलब ब्लड, हाइपो मतलब क्या हो गई कमी होगी। तो यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी पूछे तो हाइपोक्सेमिया, टिश्यू में पूछे तो हाइपोक्सिया। नेक्स्ट वन इज अल्जाइमर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो अल्जाइमर है और ऑस्टियोपोरोसिस है ये किस तरीके के एग्जाम्पल हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के, डिजनरेटिव डिसीज़ को लेके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अल्जाइमर्स डिसीज़ में क्या होगा एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिस्टर्ब होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस होगा विटामिन डी की कमी के कारण। तो इस दोनों में क्या होगा डिजनरेशन देखने को मिलेगा, सेल्स क्या होंगी घुलेंगी, धीरे धीरे डिजनरेट होंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा डिजनरेटिव डिसऑर्डर और डिजनरेटिव डिसीजेज। क्लियर। नेक्स्ट है ग्वाइटर एंड द एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोस्ड इन पेशेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो ग्वाइटर है और जो एनलार्ज बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि है इन दोनों में यदि जो डिस्टर्ब देखने को मिल रहा है तो किसकी कमी के कारण, किस मिनरल की कमी के कारण हो रहा है आयरन की, आयोडीन की, कैल्शियम की फॉस्फोरस की। तो ग्वाइटर और एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो मिनरल कम है बॉडी में आपकी वो क्या होगा आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से क्या होता है घेंगा रोग होता है। तो वही यहाँ पर
गोइटर और एनलार्ज थायराइड ग्लैंड की में किस मिनरल की डेफिशिएंसी या कमी है, तो वो है यहाँ पर आयोडीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ। सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर हेरिडिटरी डिसऑर्डर, डीजनरेटिव डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि हीमोफीलिया में ना तो हीमोफीलिया में किसकी फैक्टर 8 जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी होगी, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको आंसर थोड़ा सा सोच के देना होगा। डिजनरेशन इनमें डिवाइलेशन दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किस तरीके की डिसीज़ हो सकती है? ये एक तरीके की कौन सी हेरिडिटरी डिसीज़ जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिल सकती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जनरली जो डाइजेस्टिव जूस और जो म्यूकस और स्वेट को रिलीज करने वाली सेल्स हैं उनको अफेक्ट करेगा, और एक इनहेरिटेड मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हुई और लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जो कि लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरीके से हम कहें तो पूरे तरीके से डैमेज करने का काम करेंगी। तो ये क्या है? एक हेरिडिटरी डिसीज़ है। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया भी एक हेरिडिटरी डिसीज़ में आएगा। हीमोफीलिया में क्या है? क्लॉट है जो नॉर्मली नहीं बनते और किसकी कमी के कारण नहीं बनते, तो इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो यहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर 9 और 8 यहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे। हीमोफीलिया ये सबसे कॉमन है। हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हीमोफीलिया को लेके यदि आपको पूछते हैं कि परमानेंटली क्योरेबल है तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से सिस्टिक फाइब्रोसिस तो ये क्या है? एक तरीके की हेरिडिटरी डिसीज़ है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी डिसीज़ है जो अलग अलग टाइप के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगी? डेफिशिएंसी डिसीज़, हेरिडिटरी डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ की डिजनरेटिव डिसीज़। जो डिसीज़ अलग अलग टाइप के पैथोजन से होती हैं, यदि किसी की कमी के कारण होती है मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन की, तो वो होगी डेफिशिएंसी। जो आपकी हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक हैं, जेनेटिक है, तो वो कहलाएंगी हेरिडिटरी। आपके पापा को है, आपको होगी, आपके बच्चों को होगी। डिजनरेटिव का मतलब है सेल्स का डिवाइलेशन होगा, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होगा, जो कि अल्जाइमर में देखने को मिलेगा, पार्किंसन में होगा। लेकिन यहाँ पर पैथोजेनिक के कारण होती है इन्फेक्शियस डिसीज़। कौन सी? इन्फेक्शियस डिसीज़। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो कौन से विटामिन है जिनको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। जो विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाएगा वो क्या है? विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। कौन सा विटामिन है यहाँ पर जो एज अ हार्मोन का काम भी करेगा और एज अ विजुअल पिगमेंटेशन के लिए भी काम करेगा? तो कौन सा यहाँ पर विटामिन होगा? थायामीन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन या फिर फॉलिक एसिड। तो विटामिन ए है जनरली यहाँ पर क्या है? विटामिन ए, और जिसको हम क्या कहेंगे? रेटिनॉल, जो कि विजुअल पिगमेंट के साथ साथ एज अ हार्मोन का काम भी करेगा। किस तरीके से? तो विटामिन ए क्या करता है जनरली? जो TSH हार्मोन है, विटामिन डी और TSH हार्मोन दोनों को एक तरीके से हम कहेंगे एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। विटामिन ए और विटामिन डी ये दो यहाँ पर ऐसे विटामिन हैं जो एज अ हार्मोन का काम भी करते हैं। इसीलिए विटामिन डी तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या है? रेटिनॉल है। साथ में विजन पिगमेंट को कहा है, विजुअल पिगमेंट को, यहाँ पर वो कौन सा हार्मोन होगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट वन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी क्या कहलाएगी? सॉफ्ट बोन्स, ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस इन मसल्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो विटामिन ई के लिए क्या है? विटामिन ई की कमी से क्या होगा? तो विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है यहाँ पर वो वीकनेस इन द मसल्स। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एम्स एट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एक्सेप्ट
ये प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में आता है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। सो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 6 डिसीज़ को इंक्लूड किया जाता है। कितनी? 6 डिसीज़ को इंक्लूड किया जाता है। प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2003-2004 के बीच में। इस प्रोग्राम के थ्रू जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है NVBDCP, इसमें जो डिसीज़ इंक्लूडेड है वो है मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, कालाजार, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड चिकनगुनिया। सो बेस्ड ऑन ऑप्शन यहाँ पे देखिए मलेरिया, डेंगू है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड चिकनगुनिया है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड कालाजार है। बट स्वाइन फ्लू और टिटनेस है जो ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं आएंगे। बाकी 6 डिसीज़ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में आती हैं। आपको ये प्रोग्राम भी एग्ज़ाम में आता है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है तो इसका पूरा आपको फुल फॉर्म बताना होता है, या फिर कब लॉन्च हुआ है और इसमें कितनी डिसीज़ इंक्लूडेड है। यदि लॉन्च ईयर पूछें तो जनरली 2003, कहीं कहीं आपको 2004 भी लिखा हुआ मिलेगा, बट 2003 को सही है जो कंसीडर किया जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत जो 6 डिसीज़ हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, आफ्टर द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज द। तो 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का चीफ सोर्स क्या है? प्लेसेंटा, कॉर्पस लूटियम, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इनिशियल टाइम पे प्रेगनेंसी में ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम में हार्मोन बनाने का काम करेगा, लेकिन आफ्टर दैट 3 month की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उस टाइम पर जो प्लेसेंटा है वो क्या करेगा? वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम करेगा। एक हेल्दी फुल टर्म प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कौन सा हार्मोन है? वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एग्जाम में आपको आता है। तो यदि अर्ली प्रेगनेंसी में पूछें तो अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरोन, लेकिन आफ्टर 3 month के बाद, आफ्टर द फर्स्ट 3 month ऑफ प्रेगनेंसी पूछें तब बनाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज फीटल हार्ट रेट शुड बी चेक फॉर। तो फीटल हार्ट रेट कितने टाइम तक चेक की जाती है? 5 सेकेंड, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड के लिए। तो फीटल हार्ट रेट चेक की जाती है 60 सेकेंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए। नॉर्मल FHR होती है 140 to 160 पर मिनट। नॉर्मल FHR होती है 140 से 160। क्लियर है? और फीटल हार्ट रेट के लिए आपको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो आता है फीटोस्कोप, जो ग्लास टाइप से होता है वो, या फिर डिजिटल जो फीटोस्कोप है उससे जनरली चेक की जाती है FHR। वो कब आप FHR को सुन सकते हैं? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज डेंटल कैरीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो दांतों में जो आपके पीलापन हो जाता है जिसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं, किसकी कमी के कारण होगा? कॉपर, फ्लोरीन, आयरन या फिर आयोडीन। तो डेंटल जो कैरीज होती है वो होती है फ्लोरीन की कमी के कारण। यदि पानी जो आप पी रहे हैं उसमें आपके फ्लोरीन नहीं है, मेनली तो यही कंसीडर किया जाएगा, बट फ्लोरीन जो कि एक मिनरल है वो नहीं है, तो उसकी कमी के कारण दांतों में डेंटल कैरीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज पेनफुल एंड अनफाउंडली swallowing limbs are a long term physical consequence of। तो पेनफुल और प्रोफाउंडली स्वेलिंग लिम्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब आपके पैरों में या फिर हाथों में भी हो सकता है। तो क्या है? स्वेलिंग टाइप से देखने को मिल रही है। तो किसके परिणाम है? फिजिकल लॉन्ग टर्म फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, मतलब लंबे टाइम तक ये रहेगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में, येलो फीवर में, मलेरिया में कि डेंगू में? तो डेंगू को तो ब्रेकबॉर्न फीवर कहा जाता है। एडीज एगिप्टी जो वायरस है, एडीज एगिप्टी मॉस्किटो से हो गए। मलेरिया जो कि एक वेक्टर बॉर्न है, इसमें इस तरीके के स्वेलिंग लिम्ब देखने को नहीं मिलेंगे, न येलो फीवर में मिलते हैं। जो मिलेंगे वो होगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में। किसमें? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में। अभी एक रिसेंट में क्वेश्चन आया था कि कौन सी वैक्सीन लगवा के आप है जो कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, तो वो है येलो फीवर की वैक्सीन। कौन सी? येलो फीवर की वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज
प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर विच इन्फेक्शन। तो यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टेस्ट किए जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, कौन से टेस्ट किए जाते हैं? HIV, हेपेटाइटिस सी एंड सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस ए एंड सिफिलिस, या फिर HIV, हेपेटाइटिस सी एंड सिफिलिस। तो किसी प्रेग्नेंट लेडी में जो टेस्ट किए जाते हैं वो होता है VDRL टेस्ट फॉर सिफिलिस, एलिजा टेस्ट होता है हेपेटाइटिस के लिए, एलिजा टेस्ट किया जाता है आपको HIV के लिए, हेपेटाइटिस बी टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों डिसीज़ हैं ये क्या है, माँ से बच्चे को बहुत इजीली ट्रांसमिट हो सकती हैं। इसीलिए यदि HIV निकलता है तो माँ को पूरी प्रेगनेंसी भर ART थेरेपी के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने को कहा जाएगा। हेपेटाइटिस बी में भी बहुत केयरफुली प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाएगी। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन के तीनों टेस्ट किए जाते हैं। हेपेटाइटिस ए और तो जो कंटामिनेटेड जो फीकोरल रूट है वहाँ से फैलेगा। जो HIV है ये ब्लड से हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है और हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसीलिए ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करवाए जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेक्स रेशियो इज। तो सेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, या फिर नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो पहले तो ये बहुत कम था, बट यदि अभी रिसेंट का जो डेटा आप देखते हैं तो उसमें केरल का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है का मतलब 1000 मेल पर ज़्यादा फीमेल का होना। वो क्या है, सेक्स रेशियो यहाँ पर जनरली कितना है, 1000 फीमेल है 1000 मेल है, मतलब इक्वल है सेक्स रेशियो। लेकिन 1000 मेल पर कितनी फीमेल है वो क्या है आपका सेक्स रेशियो की डेफिनेशन में आएगा। आपको एग्ज़ाम यदि आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए CHO या फिर NHM देते हैं तो आपको वहाँ का सेक्स रेशियो, IMR, MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट अबाउट हिज इलनेस विच इज़ नॉट विजिबल आर कॉल्ड एज। तो जो इन्फॉर्मेशन आपका मरीज़ दे रहा है लेकिन मरीज़ की बॉडी पर कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है, डायग्नोसिस है, सिम्टम है, प्रोग्नोसिस है कि साइन है। डायग्नोसिस का मतलब है कि क्या डिसीज़ है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है अपनी बीमारी के बारे में, आपको बता रही हूँ कि मुझे बुखार है, लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो मेरी बॉडी पर उनको इस तरीके से कुछ भी नहीं दिखा। दैट मीन्स जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सिम्टम्स कहलाएंगे, और जो एग्जामिनर ने आपकी बॉडी पे चेक की, फाइंड आउट की, वो क्या है, साइन कहलाएंगे। जो दिख रही हैं वो साइन में आएंगे, जो आप बता रहे हैं वो सिम्टम्स में आएंगे। नेक्स्ट वन इज रेबीज इज़ अ फैटल वायरल डिसीज ऑफ। तो रेबीज जो फैटल वायरल डिसीज़ है, यहाँ पर रेबीज है जो फैटल वायरल डिसीज़ है, तो ये किस पार्ट को अफेक्ट करेगी, स्केलेटल सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर को, सेंट्रल को, मस्कुलर सिस्टम को। रेबीज जो कि एक फैटल डिसीज़ है, इसमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। क्या करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें नेग्री बॉडीज़ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका नेग्री बॉडीज़ का, और जनरली जो नेग्री बॉडीज़ है किस कब बनती हैं, ये बनती हैं रेबीज़ में। जो रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन होता है उसी में नेग्री बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए रेबीज़ इन्फेक्शन को फैटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नेग्री बॉडीज़ है उनका फॉर्मेशन करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम भी कर सकता है। इवन रेबीज़ एक इस तरीके की प्रॉब्लम कह सकते हैं कि इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट वन इज कॉमनेस्ट ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड। तो सबसे कॉमन ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन कौन से हैं, पेरिनियल टीयर, एपिजियोटॉमी, पेरिनियोरेफ्री या फिर बल्बल टीयर। कॉमन ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन किया जाता है एपिजियोटॉमी। क्या है, एपिजियोटॉमी सबसे कॉमन ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी का हेड यदि साइज बड़ा है और जो पेल्विक साइज कम है, पैसेज कम है, तो यहाँ पर एक जो कट लगाया जाता है वेजाइना से एनस के बीच में वो कहलाता है एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। नेक्स्ट वन इज विजिबल पेरिस्टाल्सिस में बी सीन इन। तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस किस में देखने को मिलेंगे, कंजेनाइटल मेगाकोलोन में, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, पेरिटोनाइटिस में कि कॉन्स्टिपेशन में।
तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस में। किसमें? पाइलोरिक स्टेनोसिस में। पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक जो क्लासिकल साइन होता है वो होता है फोर्सफुल वॉमिटिंग। क्या है? फोर्सफुल वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज द ब्रेक इन द बोन विदाउट ब्रेक इन द स्किन। हड्डी टूट गई लेकिन स्किन ज्यों की त्यों है, कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या है? कंप्लीट फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो हड्डी टूटी लेकिन स्किन नहीं टूटी, ना कुछ ब्लीडिंग हुई, मतलब अंदर ही सब कुछ हो गया, तो वो कहलाएगा क्लोज्ड फ्रैक्चर। जिसमें स्किन ब्रेक नहीं होगी वो क्या है? क्लोज्ड। जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, बोन्स भी टूट गई हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन फ्रैक्चर। Next one is the nurse is assessing a 6-month-old child for developmental skills. Which of the following are normal and should be expected? 6 महीने के बच्चे का आप डेवलपमेंटल स्किल चेक करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ इशारा करेंगी? पुल अप टू अ स्टैंडिंग पोजीशन, सिट्स अलोन, कैन फीड सेल्फ विथ अ स्पून, स्पीक्स इन अ शॉर्ट सेंटेंसेस। 6 महीने का बच्चा ना तो खड़ा होता है, ना ही वो अपने हाथ से चम्मच से खाएगा, ना ही शॉर्ट सेंटेंस बोलेगा। वो क्या करेगा? बैठ सकता है, बिना टिके या फिर टिक के बैठ सकेगा, तो क्या है? विदाउट सपोर्ट के सिट्स अलोन। 6 महीने के बच्चे का यही डेवलपमेंटल स्किल है। स्टैंडिंग पोजीशन, पुलिंग अप टू ए स्टैंडिंग पोजीशन है जनरली बच्चे जब पकड़ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये आपको 9 to 10 मंथ में देखने को मिलेगा और ये अलग अलग बच्चों में डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, अलग अलग टाइम पे अचीव होता है। बट ये एज एन एग्ज़ाम के तौर पे जाएं, किसी बच्चे में वो 5 महीने में बैठने लगते हैं, किसी में 6 में, किसी में 7 में भी बैठते हैं। तो इसी तरीके से आपको टीथ को लेके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चों के टीथ कब आते हैं, तो वो आना स्टार्ट होते हैं 6 मंथ के बाद। नेक्स्ट वन इज़ द मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मेडिसिन कॉल्ड। तो मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, किस क्लास से बिलोंग करेगी? बायोगुआनाइड्स, थियाजाइड्स, सल्फोनाइल, यूरियाज या फिर बीटा ब्लॉकर से। तो जो यहाँ पर क्या है? मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, ये किस मेडिसिन की क्लास है? तो मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है इसका मेनली यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। किसको? टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। और ये किस क्लास की ड्रग है? बायोगुआनाइड्स क्लास की ड्रग है। इसकी बायोगुआनाइड्स क्लास की ड्रग है मेटफॉर्मिन। इसका यूज़ जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, और जो लोग मेटफॉर्मिन तभी यूज़ की जाती है जो लोग मोटे हों। क्या हो? मोटे हों, तभी मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ की जाएगी। यदि इसका मोटापे के साथ आपको डायबिटीज़ है तब इसको मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड। तो किसी पर्सन से, किसी एनिमल से, किसी ऑब्जेक्ट से यदि इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट होता है तो वो क्या कहलाएगा? रिजर्वर, एजेंट, होस्ट की सोर्स। तो रिजर्वर का मतलब जहाँ रह के वो पनपने में स्टार्ट करेगा, होस्ट मतलब जिसको अफेक्ट करेगा, एजेंट मतलब जो पॉजिटिव एजेंट है वो हो जाएगा, लेकिन सोर्स क्या होगा यहाँ पे? सोर्स। क्लियर? नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन अ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी इफ रिटर्न प्लेसेंटा इज अनडिलीवर्ड आफ्टर 30 minutes ऑफ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी डन? तो यदि प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी में रिटर्न प्लेसेंटा का पर्सन आता है, 30 मिनट हो गए ऑक्सीटोसिन दिए हुए। रिटर्न प्लेसेंटा का मतलब है कि बेबी एक्सपल्सन के बाद से लेके यदि 30 मिनट तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, नहीं एक्सपेल्ड आउट हुआ थर्ड स्टेज में, तो हम उसको कहेंगे रिटेंड प्लेसेंटा। यहाँ पर आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो आप अगला स्टेप क्या करेंगे? फंडल प्रेशर शुड बी अटेम्प्ट, रिफर द वुमेन टू अ फैसिलिटी विच हैज़ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड फंडल प्रेशर शुड बी अटेम्प्ट, मोर एग्रेसिव कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुड बी अटेम्प्ट। तो यहाँ पर रिटेंड प्लेसेंटा के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर आपको तुरंत जो हायर फैसिलिटी है वहाँ पे लेडी को रेफ़र करना होगा। आप वेट एंड वॉच ना करते रहें। 30 मिनट प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, आपने ऑक्सीटोसिन भी दिया,
लेकिन नहीं आता है बाहर, तो ऐसे केस में आपको क्वाड प्रोलैप्स होने से बचाना है और आप पेशेंट को क्या कर दें, हायर फैसिलिटी में वह जो प्रेफर कर दें। नेक्स्ट वन इज पिंकिश लाइनर मार्क्स फाउंड इन एब्डोमिनल वॉल, थाइज एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पिंकिश लाइनर मार्क्स देखने को मिलते हैं एब्डोमिनल वॉल पे, थाई में, ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो क्या है? लाइना निग्रा, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम, हिस्टीरिया एल्बिकेंस या फिर लाइना एल्बिकेंस। तो ये कहलाएंगे हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। जो थाई पर और जो बटक्स पर जो स्ट्रेच मार्क रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। और जो स्ट्रेट लाइन रहेगी सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके एक्सीफेस्टर्नम तक वो कहलाएगी लाइना निग्रा। फूड दैट कैन बी गिवन विदाउट रिस्ट्रिक्शन बाय द डायबिटिक पेशेंट आर। तो ऐसे फूड जो आप डायबिटिक पर्सन को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के दे सकते हैं वो कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सलाद, राइस एंड पोटैटो, एग येलो, चिकन, मिल्क, कर्ड, पनीर एट्सेट्रा। जिस मरीज को डायबिटीज़ हुई है उसका मेनली आपको डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, ताकि मरीज ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ना ले और उसका ग्लूकोज लेवल ना बढ़ पाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइस और पोटैटो में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, एग में होगा, चिकन में होगा, मिल्क कर्ड पनीर में होगा। लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनमें डायबिटिक मरीज को आप खाने से नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि इनमें उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, इसलिए क्या हाई फाइबर्स डाइट में आएंगे, तो यहाँ पर मरीज इन डाइट्स को ले सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज In how many years is the official enumeration of population carried out for census? तो हर कितने साल में जनगणना की जाती है, सेंसस कंडक्ट किया जाता है? 10 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर की 5 ईयर में? तो एवरी 10 ईयर में, हर 10 साल में जनगणना है जो की जाती है। इस जो लास्ट टाइम तो हुई थी 2011 में, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट वन है बेस्ट एंड चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए बेस्ट और चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है उनकी हेल्थ को लेके? न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ कार्ड या फिर ब्रेस्ट फीडिंग। बेस्ट और चीप मेथड होती है बच्चों के लिए, होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुए हैं उनके लिए, क्योंकि ये बच्चों को इम्यूनिटी तो देगा ही देगा। है मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम, साथ ही साथ बच्चों की ग्रोथ में हर एक चीज़ उसको उस माँ के मिल्क में, माँ के दूध में मिल जाएगी। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट है, चीप है, इसमें किसी भी तरीके की आपको कुछ भी ज़रूरत। The nurse observes the client's amniotic fluid and decide that it appears normal because it is। सिंपल और इजी क्वेश्चन है कि एमनियोटिक फ्लूइड है जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होगा? ऑप्शन में आपको क्लियर, ऑलमोस्ट कलरलेस एंड कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पैक्स, मिल्की ग्रीनिश येलो कंटेनिंग थ्रेड्स ऑफ म्यूकस, क्लाउडी ग्रीनिश येलो एंड कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पैक्स, या फिर क्लियर एंड डार्क एम्बर इन कलर। एमनियोटिक फ्लूइड की आपने एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी हैं हर एक क्लास में। जब भी एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी को लेके क्वेश्चन आया है तो विथ इमेज के यहाँ पे आपको बताया गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो कलर एबनॉर्मलिटीज़ है वो किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किस कलर का होगा? तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है नॉर्मली वो होता है क्लियर, ऑलमोस्ट कलरलेस, किसी भी तरीके का कलर नहीं होगा, और उसमें कुछ लिटिल वाइट स्पैक्स रहेंगे और बाकी कुछ नहीं। और लेकिन यदि एबनॉर्मलिटीज़ की बात करते हैं हम, तो ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा मेकोनियम स्टैंड की कंडीशन में, यदि बेबी ने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया हो तब। गोल्डन कलर में देखने को मिलेगा RH आइसो इम्यूनाइजेशन में। टोबैको जूसी जिसको हम ब्राउन कलर कहेंगे वो मिलेगा इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में। और जो येलोइश ग्रीन होगा वो होगा पोस्टर्म प्रेगनेंसी में। और यदि डार्क रेड कलर का है मतलब हेमरेज और ब्लीडिंग हुई है या फिर एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन बनी है, तो इस केस में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड है जो डिफरेंट कलर में देखने को मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मली होता है कलरलेस होगा, यहाँ पर कुछ लिटिल विट वाइट स्पैक्स ऐड रहेंगे और बाकी इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन था कि एमनियोटिक फ्लूइड किस कलर का होगा। नेक्स्ट वन इज पीपल वर्किंग इन सीमेंट फैक्ट्रीज आर रिस्क टू डेवलप। तो यदि जो लोग किस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके लिए कौन सी कंडीशन होने का रिस्क रहेगा? एब्स्टोसिस, ल्यूकेमिया, सिलिकोसिस या फिर बोन मैरो डिसीज।
तो यहाँ पर बात आती है किसकी, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने की। तो जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लंबे समय से, उनको सिलिकोसिस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ल्यूकेमिया होगा जब पर्सन किसी रेडिएशन टाइप की फैक्ट्री में काम करता हो, ब्लड कैंसर जिसको कहेंगे। एब्स्टोसिस होगा जब पर्सन किसी, एक तरीके से हम कहेंगे कि एक लॉन्ग टर्म लंग डिसीज होगी, जब पर्सन यहाँ पर जो मेन कॉज होगा वो होगा यहाँ पर एब्स्टोसिस। डस्ट, फाइबर लाइक डस्ट है जो तब देखने को मिलेगा, क्या, एब्स्टोसिस। सिलिकोसिस होगा सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करने के कारण। नेक्स्ट वन इज एन ओव्यूलेटरी साइकिल प्रोड्यूस। तो एन ओव्यूलेटरी साइकिल है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, एन ओव्यूलेशन का मतलब है एग का रिलीज ना होना, एग का प्रोडक्शन ही ना होना। तो यहाँ पर वही है कि जो एन ओव्यूलेटरी साइकिल है, क्या होगा इसमें, ग्रोथ स्पर्ट होगा, डिले प्यूबर्टी होगी, स्कैंटी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, या फिर हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। ओव्यूलेशन का मतलब होगा एग का रिलीज होना, एग का बनना ओवरी में, लेकिन एन ओव्यूलेशन में नहीं होगा। तो यदि एन ओव्यूलेशन हो रहा है जब एग ही नहीं बन रहा बट पीरियड्स आपके आते हैं, तो जो पीरियड्स में ब्लड का फ्लो होगा वो बहुत ही लंबे टाइम तक होगा और हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड स्पर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना आर साइन ऑफ। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में लेंथनिंग देखने को मिलती है, ब्लड है जो वेजाइना से सडनली गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं वो बाहर आ रहा है। तो ये क्या, यूटेराइन अटोनी, प्लेसेंटा प्रीविया, हेमेटोमा या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन। तो यहाँ पर जो क्लासिकल साइन होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलते हैं। यूटेराइन अटोनिसिटी में क्या होगा कि जो मसल टोन है यूट्रस की वो लॉस हो जाएगी। प्लेसेंटा प्रीविया में समय के पहले प्लेसेंटा डिटैच होना स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। प्लेसेंटा सेपरेशन का एक क्लासिकल साइन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में लेंथनिंग देखने को मिलेगी, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और यहाँ पर कभी कभी जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है यदि ये विदिन 30 मिनट नहीं हुआ, जो बेबी एक्सपल्सन हुआ उसके 30 मिनट के अंदर नहीं हुआ, तब हम इसको रिटेंड प्लेसेंटा का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसेफेलिक प्रेजेंटेशन, द फीटल हार्ट साउंड आर हियर्ड। सिफेलिक प्रेजेंटेशन कॉमन वर्टिक्स प्रेजेंटेशन माना जाता है यहाँ पर। तो जो फीटल हार्ट साउंड कहाँ पे सुनेंगे आप, अबव अम्बिलिकस इन अपर एब्डोमेन, बिलो अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन, अराउंड अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन, या फिर अबव अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन। तो सही तरीके से प्रेजेंटेशन का पता चलेगा 35 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। तो यहाँ पर सेफेलिक प्रेजेंटेशन है तो फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा कहाँ पर, बिलो अम्बिलिकस इन लोअर एब्डोमेन में। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड आर और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी डिहाइड्रेशन के साइन है किसी एक को छोड़कर। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, डायोरेसिस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल या फिर सनकेन टीयरलेस आइज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। यही सेम क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी रखा जाएगा ताकि वहाँ पर जो लोग और भी इस क्विज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। इसमें इनिशियल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे वो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके थे, एंड देन आफ्टर आपकी गायनेकेट कर दी गई है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपके कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बेझिझक कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।